तो चलिए इंडिया बोल रहा कि पहली खबर की शुरुआत करते हैं। सावन का पवित्र महीना है और देश भर में कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। बोल बम के जयकारे के साथ कंधे पर कांवड़ लेकर कांवड़िए गंगा जल लेकर शिवालय जा रहे हैं और भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। यात्रा धार्मिक है, मन में शिव का संकल्प है, लेकिन आस्था के सफर में कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं जो डराती हैं, परेशान करती हैं, दिल में घबराहट पैदा करती हैं। ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं जो तो कानूनन बिल्कुल सही नहीं कही जा सकती। शिव के नाम पर, और शिव का अगर नाम है तो वहां संयम है। शिव का मतलब संयत है, शिव का मतलब आनंद है, शिव का मतलब अनुशासन है, शिव का मतलब संगति है। फिर खुद को शिव का दास बोलने वाले ये कांवड़िए आखिर सावन के इस पवित्र महीने में इतने क्रोधित क्यों हो जाते हैं कि सब कुछ तोड़ देना चाहते हैं, सब कुछ विनाश कर देना चाहते हैं? क्या आस्था के नाम पर, शिव भगवान के नाम पर, बाबा भोले के नाम पर ये तस्वीरें सही कही जा सकती हैं? वो तस्वीरें आपके सामने हैं। पुण्य कमाने के लिए निकले हैं जिस आस्था के सफर पर सभी कांवड़िए, वो आक्रोशित क्यों हो जाते हैं? बोल बम के जयकारे में आखिर भीड़ तंत्र क्यों काम करता है? सनातन का धर्म वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का मैसेज देता है। ये तोड़फोड़ और विद्रोह की तस्वीरें क्यों सामने आ रही है? ये सच है कि हर साल करीब 4 करोड़ कांवड़िए सफर पर निकलते हैं। औसतन 250 किलोमीटर का वो सफर करते हैं। यात्रा बड़ी कठिन होती है, 2 से 3 राज्यों की सीमाएं उनको पार करनी पड़ती है। ऐसे में पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, लेकिन पुलिस हर इंच पर नजर नहीं रख सकती। ऐसे में कहीं कांवड़िए बेलगाम हो जाते हैं और फिर उनका तांडव शुरू हो जाता है। वो तस्वीरें हम एक-एक करके आपको दिखा भी रहे हैं। आखिर शंकर का नाम लेकर भोले के आस्था को मन में लेकर चलने वाले ये कांवड़िए तोड़फोड़ क्यों करते हैं? इतने गुस्से में क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? जो कांवड़िए कांवड़ उठाने के कठोर नियमों का पालन करते हैं, फिर वो तोड़फोड़ क्यों करते हैं? कानून को अपने हाथ में क्यों लेते हैं? इसके पीछे की कई वजहें तलाशी गई, अब वो मैं आपके सामने रखता हूं। दरअसल कांवड़िए कई बार अनियंत्रित हो जाते हैं। स्थानीय लोगों के साथ उनका वाद विवाद हो जाता है, गलत लेन से आ रही गाड़ियों से टकरात हो जाती है, उनकी कांवड़ खंडित हो जाती है और जिससे वो नाराज हो जाते हैं। मौसम का भी प्रभाव है, उनकी मानसिकता पर पड़ता है। भीषण गर्मी है, उमस है और लंबा और थकाने वाला सफर भी है, टकराव की वजह बनता है। अफवाह और गलत जानकारी भी टकराव की एक बड़ी वजह है। मिसकम्युनिकेशन भी टकराव करवा देता है। कांवड़ियों की भीड़ स्थिति को तनावपूर्ण बना देती है। कांवड़ियों का जत्था भीड़ की ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाता। कांवड़िए औसतन युवा होते हैं और इसलिए उनको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो सड़क पर 4 करोड़ कांवड़िए हैं। तालमेल हर किसी को बैठाने की आवश्यकता होगी। अगर इन सभी टकराव में शायद तनाव सबसे बड़ी वजह बताई जाती है और इसलिए हम सभी को आज के दौर में स्ट्रेस मैनेजमेंट को सीखने की जरूरत है और इसके लिए परिस्थिति को और भी सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटने की जरूरत है, जिससे कांवड़ यात्रा को एक नजीर बनाया जा सके और पूरी दुनिया के सामने उसको पेश किया जा सके। ये सच है कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए और अगर एंगर और स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जाए, स्थानीय तालमेल रहे, तो 80% ऐसी घटनाओं को कम किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि 20% घटनाओं के लिए क्या जो कानून गलत है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए? जैसे कांवड़ यात्रा में सुरक्षा में लगी पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया गया। वो तस्वीर आप गाजियाबाद की देखिए, वहाँ पे कांवड़ में टकराहट हो गई, उस गाड़ी को पलट दिया गया, तोड़ फोड़ दिया गया। ई रिक्शा को तोड़ दिया गया। एक गरीब आदमी ई रिक्शा चलाता है, दिन भर कमाई करता है, अपना पेट पालता है, लेकिन उसको भी आप तोड़ देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जब महिलाओं के कुंड में कांवड़िए कूद गए, जबरन स्नान करना चाह रहे थे और ये सब घटनाएं आहत करती हैं, सवाल उठाती हैं और इनसे बचने की जरूरत है, क्योंकि ये तस्वीरें धर्म के साथ साथ देश की साख पर भी सवाल खड़े करती है। क्योंकि हिंसा का, किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं हो सकता और जब सुरक्षा ही सबसे बड़ा बचाव है तो आस्था के सफर पर आनंद लेना चाहिए, न कि इसमें विवाद खड़े करना चाहिए, न फसाद करना चाहिए। कांवड़ियों के साथ होने वाले तनाव की स्थिति बने न बने, इसके कैसे निपटा जाए, इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से बात की कि भाई आखिर उनको तनाव क्यों आता है, कैसे हालात से निपटा जाए। सुनिए। लोगों की जो भावना है जनहित में, उसमें किसी तरह की
आहट ना हो, किसी को हर्ट ना हो, किसी को परेशानी ना हो। तो उसके लिए ज़रूरत है सरकार और पुलिस और तीसरा पक्ष जो कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए मैनेजमेंट कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं। जगह जगह उनकी कमेटीज बनी हुई हैं, बड़े कांवड़ के जहाँ पर टेंट्स लगते हैं, भोजन की व्यवस्था होती है। तो इस तरह के संगठनों को लेकर एक कमेटी बनाई जाए जो कांवड़ियों को भी एक तरह से मान्य हो और उसमें जितनी भी गाइडलाइंस दी जाए पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो लोग भी माने, तभी इसका एक सफल संचालन हो सकता है। इंडिया बोल रहा कि जो अगली खबर है वो है केरल के वायनाड से, जिसने आज पूरे देश को गमगीन कर दिया। केरल के वायनाड में रात के अंधेरे में कयामत आ गई। भीषण बारिश के बाद जलजला आ गया और जिसके बाद पहाड़ फट गया और तबाही मच गई। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए, ये हमने तस्वीर आपको दिखाई है। 4 गांव हैं, ये पूरे हरे भरे खेत खलिहान, इसमें सैकड़ों लोग बसते थे। सब कुछ तबाह हो गया। ये कुदरत की कहर की तस्वीर आप देखिए। हंसते खेलते गांव तबाह हो गए। अब आप देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वायुसेना की यहां पर मदद ली गई है। अभी तक जो हमारे पास खबर है, लगभग 100 लोगों की मौत है, सैकड़ों लोग इसमें अभी भी दबे हुए हैं। अब आप देखिए, बादल फटने के बाद पूरा गांव तबाह हो गया। इसमें सिर्फ मलबा ही मलबा है, गाद है, कीचड़ है, लोग उसमें फंसे हुए हैं और ऐसे में लोग परेशान हैं। तो सर्वनाश की ये तस्वीर देखकर हर कोई सिहर गया। जहां तक नजर जा रही सिर्फ तबाही तबाही नजर आ रही है। ये तस्वीर देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि वायनाड में कितनी भीषण और बड़ी त्रासदी आई, जिसके बाद आर्मी, एयरफोर्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर आई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आर्मी के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है। वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे लगी हुई है। जो लोग फंसे हुए हैं, पहली प्राथमिकता उनको वहाँ से बाहर निकाला जाए और उनको अस्पताल तक पहुँचाया जाए। वायनाड के भीषण तबाही के बाद सेना को बुलाना पड़ा और उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरीके से देवदूत बनकर सेना के जवान हमारे उतरे हैं और लोगों को बचा रहे हैं। केरल का वायनाड जो कुदरत की मार झेल रहा है, उसकी एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल पूरा मामला कैसे शुरू हुआ और कितनी तबाही मची, अब जानिए। बारिश के बाद सोमवार रात 4 जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लैंडस्लाइड हुई। 4 गांव बह गए। मुंडकई, चूरल माला, अट्टा माला और नूल पूजा में भारी तबाही हुई है। अभी तक जो हमारे पास अपडेट है उसमें 114 लोगों की मौत, 98 से अधिक लापता हैं और 116 लोग अभी अस्पताल में भर्ती कर लिए गए हैं। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आर्मी, एयरफोर्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन हमारी सेना के जवान देवदूत बन के उतरे हुए हैं और कोशिश है कि जो लोग भी फंसे सबको बाहर निकाल लिया जाए। केरल सरकार ने 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। केंद्र ने भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री ने वहां के मुख्यमंत्री से बात की है। इसके अलावा मरने वाले के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी। इस समय वायनाड में लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, एक एक जान बचाई जा रही है। इस हादसे को देखकर स्थानीय लोग सदमे में हैं। आज पूरा देश गमगीन है। अभी तो कम से कम 400 आदमी बाहर है। वो अभी आप दिखाते रहा ना, उन लोगों का अभी यहाँ से निकलेगा तो अभी कैसे अच्छा लगेगा उन लोगों का, उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन मट्टी के अंदर अभी कितना आदमी रहता है तो बोल नहीं सकते। अभी वायनाड के जिन 4 गांवों में लैंडस्लाइड की घटना हुई, 5 साल पहले 2019 में भी इन्हीं 4 गांवों में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटना हुई थी और जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी और 52 घर लापता हो गए थे और लापता हुए में से 5 लोगों का आज तक कुछ पता नहीं चला। और इस बार कुदरत ने पिछली बार से अधिक तबाही मचाई है। रात के अंधेरे में ऐसी कयामत आई मानो सर्वनाश की घड़ी आ गई है। और जो भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लोग डर गए हैं। अचानक देर रात कुदरत ने कयामत बरसाई और 4 गांव को अपने लपेटे में लिया और वहां पर मौत का तांडव देखने को मिला। बादल फटने के बाद ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, कितने लोग लापता हो गए हैं, ये देखिए। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम और साथ साथ हमारे वायुसेना के जवान वहां पहुंच चुके हैं जो लोगों को बचा रहे हैं। लेकिन अभी भी कई जिंदगियां ऐसी हैं जो लापता हैं, लोगों को तलाश किया जा रहा है। लेकिन पहली प्राथमिकता है जो लोग वहां फंसे हुए हैं उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। जो लोग घायल हैं
उनको अस्पताल तक पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पी विजयन से बात की, उनको हर संभव मदद का भरोसा दिया। और तस्वीरें आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बात की और उनको निर्देश दिया कि सेना को भेजकर वहां पे हर संभव मदद दिया जाए। तो पूरा देश आज दुआ कर रहा है कि किस तरीके से वहां जो लोग फंसे हो उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। केरल के नॉर्थ ईस्ट में पड़ने वाला यह वायनाड पठारी इलाका है। अब यहाँ पे ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, अब आप जान लीजिए। ये पठारी इलाका है। वायनाड की 51% जमीन पहाड़ी ढलान पर है। मानसून सीजन में बहुत ज्यादा यहाँ बारिश होती है। पहाड़ी इलाके में ज्यादा बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा हो जाता है और जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं आए दिन वहां पे होती हैं। अब वायनाड के काबरी नदी है, जिसकी सहायक नदी मनंतावड़ी है, जो थोडामुड़ी चोटी से निकलती है। लैंडस्लाइड के चलते इसी नदी में बाढ़ आने की वजह से भारी नुकसान हुआ। वायनाड में लैंडस्लाइड की आई तबाही की तस्वीरें देखकर कोझिकोड जिले के सभी पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है। यहां पर टूरिस्टों को आने जाने में प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा सभी ग्रेनाइट खदानों को अस्थायी तौर पर बंद करने को कहा गया है। वायनाड लैंडस्लाइड के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कंट्रोल रूम बना दिए और साथ ही इमरजेंसी हेल्थ सर्विस के लिए भी 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। वो हेल्पलाइन नंबर क्या है, आप नोट कर लीजिए। 8086010833 और दूसरा नंबर भी है 965693888689। ये वो नंबर है। ये नंबर आपको दोबारा बताते हैं, 8086010833। दूसरा नंबर नोट कर लीजिए आप, 9656938689। ये नंबर है, इस पर आप फोन करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज के मुताबिक वैथरी, कलपट्टा, मेप्पाड़ी और मनंतवाड़ी अस्पताल अलर्ट पर है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। केरल के वायनाड में रात के अंधेरे में मानो कयामत आ गई। एक ज़लज़ला आया जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी, सर्वनाश कर दिया। वायनाड में पहाड़ दरका, मलबा सड़कों पर, घरों में सैलाब बनकर टूट पड़ा। घर, मकान, दुकान सब कुछ उसमें बह गए। पलक झपकते ही पूरे 4 गांव का नामो निशान मिट गया। सिर्फ नजर आ रहा है तो चारों तरफ फैला कीचड़। भीषण बारिश के बीच लैंडस्लाइड में सैकड़ों लोग फंस गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना तक रेस्क्यू ऑपरेशन में उतर चुकी है। सैकड़ों लोगों की मौत की खबर है और उससे कहीं अधिक लोग लापता हैं। जो बचे हैं वो भी कुदरत के इस कहर से जिंदगी बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन खुद इस आपदा पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल भारतीय सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। कंट्रोल रूम बनाया गया है। इमरजेंसी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर डिपार्टमेंट के साथ साथ एनडीआरएफ और बाकी टीमें लगी हुई हैं। Local bridge has been broken, and because of that, we are having trouble in rescuing the people. केरल सरकार ने इस भीषण जल तांडव को देखते हुए 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम जिला शामिल है।
प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक तमाम सियासी दिग्गजों ने इस जल प्रलय पर दुख जताया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मसले पर शोक जताया और संसद में केंद्र सरकार से वायनाड को मदद देने की अपील की। Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. वायनाड राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र रह चुका है और इस साल भी राहुल गांधी ने रायबरेली के साथ साथ वायनाड से लोकसभा चुनाव जीता था। हालांकि बाद में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी। इस आपदा के मौके पर राहुल गांधी जल्द ही वायनाड जा सकते हैं। घटना स्थल का जायजा लेने के साथ साथ पीड़ितों से मुलाकात कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। केरल में इस वक्त बारिश कहर ढा रही है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं। आपको उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से देखिए कितनी भीषण बारिश हो रही है और बारिश के बाद आप देखिए हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। एक तरफ आपने देखा किस तरीके से वायनाड में बादल फटा, तबाही, लेकिन अलग अलग तस्वीर आप देखिए क्या शहर क्या गांव, हर तरफ आपको पानी पानी। ये पूरी सड़कें डूब गई है। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, लोगों घुटने तक पानी है। और ये तस्वीर केरल के अलग अलग जगहों की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बादल फटने के बाद क्या हालात है, क्या झोपड़ी, क्या घर, क्या मकान, क्या दुकान, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। ये देखिए रिस्क लेकर ये गाड़ियां चल रही हैं। यहाँ पे देखिए कभी भी ये पुल के ऊपर पानी आ गया है, लेकिन इसके बावजूद लोग रिस्क लेके यहाँ पे सफर कर रहे हैं। ये हालात केरल के हैं और सिर्फ 1-2 जिले की बात नहीं करें, करीब 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, 6 में ऑरेंज अलर्ट। लेकिन इसके बावजूद ये तस्वीरें देखिए, डरावनी तस्वीर है। लेकिन ये पुल है, इसके बावजूद भी लोग रिस्क लेकर जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन केरल के ऐसी तस्वीरें अलग अलग। ये देखिए ये पुल ही बह गया, ये आप पुल देखिए, पुल बह गया। कई जगहों का जो गाँव का संपर्क है मुख्य मार्ग से वो टूट गया। बस देखिए इसमें सड़क कहाँ है आप पता नहीं पा रहे होंगे, ये हाईवे है, पूरा पानी से लबालब डूब चुका है। ये रेल की पटरियां आप देखें, आपको नजर नहीं, और ये रेलवे ने ये वीडियो जारी किया, इसमें आप देखिए जो रेल की पटरियां हैं वो डूब चुकी हैं। अब इसमें रेलवे का जो परिचालन है वो भी प्रभावित हुआ है। चारों तरफ आप देखिए सिर्फ पानी ही पानी। ये देखिए सिर्फ पानी, क्या सड़क क्या रेल, हर तरफ जो है सारी व्यवस्था ठप पड़ गई है। तो लैंडस्लाइड के लिए भारत कितना खतरनाक है आपको बताते हैं। दरअसल नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने इसरो के साथ मिलकर लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है, जो देश में लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट की पहचान की है और इसकी एक विस्तृत गाइड भी जारी की है। ये एटलस क्या कहता है, अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि क्या क्या रोड मैप है। अब आप जानिए कि एटलस में 17 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों का डेटा है, जिसमें 1998 से 2022 तक 80,000 घटनाओं का जिक्र किया गया है। अब इसमें आप देखिए एटलस में 147 जिलों का डेटा दर्ज कर लिया गया है और उत्तराखंड, केरल, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं। और सर्वाधिक भूस्खलन वाले राज्यों की सूची आप जान लीजिए, जिसमें पहला नाम है मिजोरम का। सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं वहां पे होती हैं। 25 साल में मिजोरम में करीब 12,385 भूस्खलन घटनाएं हुई हैं। लैंडस्लाइड पूर्ण राज्य में पहले नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है और जिसमें 16 जिले संवेदनशील हैं। उत्तराखंड की बात करें तो रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। यहाँ पर भूस्खलन का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक है जहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा सबसे अधिक रहता है। भारत में हर साल करीब 100 वर्ग किलोमीटर में एक मौत लैंडस्लाइड की वजह से होती है। देश का करीब 12.6% हिस्सा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में आता है।
हिमालय और पश्चिमी घाट अत्यधिक संवेदनशील बने हुए हैं। हिमालय की अपेक्षा वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ये चिंता वाली बात है, तो हमने ये पूरे आंकड़े आपके सामने रखे। अब भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग की रिपोर्ट ये बताती है कि देश में साथ साथ विकासशील देशों में भी भूस्खलन से होने वाला आर्थिक नुकसान देश की कुल जीडीपी का 1 से 2% तक होता है, क्योंकि भूस्खलन से पहले रास्ते बंद हो जाते हैं, यातायात ठप हो जाता है और समय की बर्बादी होती है, और जिससे चलते कारोबार प्रभावित होता है, और फिर उसके बाद रास्ते को सुचारू रूप से खोलने के लिए आर्थिक नुकसान होता है। तो कितना ये नुकसानदायक है आपने जाना। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। सावन का महीना चल रहा है और आंधी तूफान के विवादित बयानों के बीच जो बारिश हो रही है उत्तर प्रदेश में विवादित बयानों की, देश की राजनीति में संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव ने मानसून वाला ऑफर दिया कि भाई 100 विधायक लाओ, सरकार बनाओ। फिर इसके बाद पलटवार केशव मौर्य ने किया। इसके बाद फिर लड़ाई पासवर्ड और मोहरे पर आई। अब यूपी में विधानसभा में चच्चा बनाम गच्चा वाली एक लहर निकली। यूपी के विधानसभा में स्तर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव पर टिप्पणी करते हुए क्या कहा, सबसे पहले आप वो सुनिए। नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस सामान्य सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। तो यूपी की सियासत आजकल गच्चे के बीच मंडरा रही है। दरअसल अखिलेश यादव के सांसद बन जाने के बाद यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो गया। पहले लगा कि वरीयता के हिसाब से शिवपाल यादव सबसे आगे हैं, उनको यह पद मिलेगा, लेकिन अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इसी स्टैंड पर सीएम योगी ने सदन में तंज कसा। अब सदन में इस पर शिवपाल यादव कहां चुप रहने वाले थे। मजाक में तो पहले सभापति से कहा उन्होंने कि बोलने के लिए समय आपने हमको दिया नहीं। इसके बाद अखिलेश यादव के फैसले का पक्ष लेते हुए कहा कि नेता विपक्ष काफी सीनियर हैं और इसलिए इस पद पर आसीन है। और इसके बाद शिवपाल यादव ने कहा कि उससे पूरा सदन ठहाका लगने लगा। क्या कुछ कहा शिवपाल ने, आइए आपको सुनाते हैं। हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया। समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी। और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। तो शिवपाल यादव ने भले ही 3 साल संपर्क करने वाली बात मजाकिया लहजे में बोली हो, लेकिन ये बात काफी सियासी है और इसके मतलब काफी गहरे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव इस वक्त सियासी मोर्चा दिल्ली में संभाल रहे हैं और यूपी की पूरी कमान शिवपाल यादव के पास है।
शिवपाल अखिलेश के बीच विवाद और महत्वाकांक्षा किसी छुपी नहीं है। ऐसे में 2027 की लड़ाई भी करवट बदल सकती है, जिसके संकेत सीएम योगी आदित्यनाथ और शिवपाल यादव ने दिए हैं। लखनऊ में चच्चा बनाम गच्चा की राजनीति गरमाई तो आवाज दिल्ली तक पहुंच गई। मानसून सत्र में अखिलेश भी बोल रहे थे और वहां अनुराग ठाकुर के साथ उनकी नोकझोंक हो गई, और जिस पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी में दिल्ली और लखनऊ की रार जारी है, लोग नमस्कार नहीं कर रहे हैं और इसलिए दर्द हो रहा है। दर्द में बताता हूं, बजट पर चर्चा करिए प्लीज, बजट पर चर्चा करिए। दर्द में बताता हूं, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। अखिलेश यादव ने सदन में सोशल मीडिया वायरल उस वीडियो का भी जिक्र किया जिसमें सीएम योगी और पीएम मोदी दोनों ही जब बीजेपी हेडक्वार्टर में सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक आयोजित हो रही थी, उस वीडियो का जिक्र किया। इसके बाद सदन के बाहर जब गच्चा पॉलिटिक्स पर उनसे सवाल किया गया तो अखिलेश ने करारा जवाब भी दिया। चाचा को गच्चा किसी ने नहीं दिया, ये दिल्ली वालों को गच्चा दे रहे हैं। ये जो सहयोगी हैं, ये सहयोगी हैं जिन्होंने सहयोग दिया है। अखिलेश यादव जानते हैं कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने जो सफलता हासिल की है वो बहुत बड़ी है, और अब आने वाले उपचुनाव के साथ साथ 2027 की लड़ाई के लिए अखिलेश यही टेम्पो बरकरार रखना चाहते हैं, और इसलिए वो लगातार बयान देकर सरकार को घेर रहे हैं। अब अखिलेश लगातार राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं, तो मीडिया उनको टाइम भी ज़्यादा दे रहा है, और जिससे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अधिक हो गई है, और उनके कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए ये एक बहुत बड़ी वजह है, और जिसमें अखिलेश यादव सफल हो गए। ऐसे में अखिलेश के इस अवतार के सामने 2027 की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ के लिए भी अब आसान नहीं होने वाली है। यूपी विधानसभा में आज केवल शिवपाल यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच ही हास परिहास नहीं हुआ, बल्कि एक और वाकया हुआ। एक छोटी नोकझोंक हुई जिसमें अमरोहा के समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली और मंत्री ओपी राजभर के बीच। दरअसल यूपी विधानसभा में मानसून सत्र में मंगलवार को पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओपी राजभर ने से समाजवादी पार्टी के विधायक ने सवाल पूछा था, और इसका उत्तर देने के लिए ओपी राजभर अपने सीट पर खड़े हुए और फाइल पढ़ रहे थे। जवाब अंग्रेजी में था तो उनको पढ़ने में दिक्कत हुई, राजभर फंसने लगे। अटक अटक कर राजभर फाइल पढ़ रहे थे, और ये देखकर स्पीकर और शिवपाल यादव समेत तमाम विपक्षी सदस्यों ने हंसना शुरू कर दिया। राजभर अपने जवाब की फाइल संबंधित विधायक के पास पहुंचा दे, ये उनसे कहा जाने लगा। उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पर कटाक्ष किया समाजवादी पार्टी ने। जियो मैं आपको दे देता हूं, जियो की कॉपी माननीय सदस्य को। ये इट इज हरवेली इन्फॉर्म दैट दी SPM same was approved till the final year 2021-522 only all। माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को ये जियो पहुंचा दीजिएगा। माननीय मंत्री, आप जियो पहुंचा दीजिएगा। स्पष्ट ये नहीं कह सकते मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा तो क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। सीधा प्रश्न। तो अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली ने यहां तक कह दिया कि अंग्रेजी मंत्री जी नहीं पढ़ पा रहे तो मुझे सीधे दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, इतना बोलने में क्या जा रहा है। इस पर स्पीकर ने राजभर का बचाव करते हुए कहा कि ऐसी बात नहीं है। इस दौरान विपक्षी खेमे के सदस्य मुस्कुराते हुए नजर आए। तो ये एक अलग ही पॉलिटिक्स नजर आई यूपी विधानसभा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ, 3 छात्रों की मौत हो गई। अब इसमें रोजाना नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे दुखद हाल उन 3 परिवारों का है जिनके घर उनके नौनिहालों की बॉडी पहुंची, और अपने साथियों के लिए छात्रों का प्रदर्शन दिल्ली में लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में एक बड़ी खबर है, नेविन डाल्विन के परिवार से आ रही है। नेविन के परिवार ने मुआवजा लेने से साफ इनकार कर दिया है। मुआवजे की 10 लाख की रकम लेने से इनकार कर दिया। परिवार ने कहा कि बेटा नहीं रहा
तो मुआवजा क्या करेंगे, बहुत बड़ी खबर आ रही है। नेविन के परिवार ने सीधे सीधे कहा कि अब बेटा ही नहीं रहा तो हम मुआवजा लेके क्या करेंगे। दरअसल 10 लाख रुपए के मुआवजा का ऐलान किया गया था और इस रकम को लेने से अब उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये जो शव पहुंच रहा है, होनहार बेटे जिनके बड़े सपने थे वो बेटा ही नहीं रहा, सपने ही नहीं रहे, तो अब मुआवजा किस बात का। उराव आईएएस कोचिंग सेंटर में डूबने से 3 छात्रों की मौत में पहली रिपोर्ट आ गई है। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी को जांच रिपोर्ट सौंप दी है और जिसमें कोचिंग संस्थान की लापरवाही के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम के ब्लॉकेड और सुरक्षा कर्मचारियों की लापरवाही को बहुत बड़ी वजह मानी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है, रिपोर्ट के एक पॉइंट आपको बताता हूं। ड्रेनेज पूरी तरीके से बंद था, सुरक्षा के लिए कोई अतिरिक्त उपाय नहीं थे, बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग थी और पानी स्मार्ट वाटर ड्रेन और बैरल में न जाकर सीधे सीधे पार्किंग में जा रहा था। संस्थान में पार्किंग का रास्ता सीधे सड़क पर था और सारा पानी उसके अंदर जा रहा था। सुरक्षा कर्मचारियों ने सतर्कता नहीं बरती और इसलिए बेसमेंट में पानी भर गया। शंकर रोड से पूसा रोड तक सड़क तस्तरीनुमा है, ऐसे जिसे आप थाली खाते हैं वैसे पानी निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। कोचिंग सेंटर सामने और 200 मीटर हिस्सा पानी में भर जाता है। आसपास की संपत्ति मालिकों ने ड्रेनेज पर अतिक्रमण कर रखा है, उस पर पक्के निर्माण करवा दिए थे। कोचिंग संस्थान ने कोई भी सतर्कता नहीं बरती और इसलिए पानी बेसमेंट में भर गया। तो ये रिपोर्ट में बात सामने आई है। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या एक्शन होता है। ये तो पहली रिपोर्ट है, अभी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के साथ साथ नगर आयुक्त की रिपोर्ट का भी इंतजार करना है, जिसके बाद और भी बड़े खुलासे होंगे, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल दिल्ली में हादसे की तस्वीर देखते हुए अब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बड़े फैसले लिए। सबसे पहले आपको दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर बुलंदशहर की तस्वीर दिखाते हैं, वहां पे किस तरीके से एक्शन लिया गया, ये तस्वीर आपके सामने है। बुलंदशहर सिटी मजिस्ट्रेट और बीआईओएस ने कोचिंग सेंटर में एक छापेमारी की और छापेमारी के दौरान 2 कोचिंग को सील कर दिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों ही कोचिंग सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन और मानकों के अनुरूप चल रहे थे। कोचिंग सेंटर में फायर ब्रिगेड से एनओसी भी नहीं लिया गया था, यानी यहां पर भी बड़ी घटनाएं हो सकती थी। अब इसको लेकर इसको सील कर दिया गया है। बुलंदशहर के साथ साथ यूपी के चंदौली में भी बेसमेंट में अवैध रूप से कोचिंग सेंटर चल रहा था और जिस पर भी छापेमारी की गई। दीनदयाल उपाध्याय नगर में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब चंदौली में कोचिंग को सील किया गया। वाराणसी विकास प्राधिकरण और चंदौली जिला प्रशासन के अधिकारियों ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसके बाद छापेमारी की गई, इस कोचिंग को सील कर दिया गया और बाकायदे वहां पर नोटिस चस्पा कर दी गई। शासन के निर्देश के क्रम में जो ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में घटना हुई है, उसके क्रम में जांच चल रही है। जो पार्किंग बेसमेंट बनाते हैं उसमें पार्किंग के इतर कोई भी कार्य किया जा रहा है तो उसमें सीलिंग की कार्रवाई बीडीए द्वारा की जा रही है। यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर चलता हुआ पाया गया, बीडीए की टीम द्वारा इसको सील कर दिया गया है। इसके बाद जो है ये लोग जो है नोटिस दिए हैं, ये अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, उसके आधार पे जो है सुनवाई करके बीसी जो भी आदेश करना होगा करेंगे। दिल्ली के कोचिंग कांड के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। योगी आदित्यनाथ ने आवास विकास के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण की ओर से जारी निर्देश में सभी विकास प्राधिकरणों को, उनके उपाध्यक्ष, सभी विशेष क्षेत्र के प्राधिकरणों के अध्यक्ष और विनियमित क्षेत्र के अधिकारियों को आदेश दिया कि वो अपने यहाँ बेसमेंट की जांच करें और ये देखें कि नक्शे के मुताबिक बेसमेंट बना है या नहीं और बेसमेंट जिसके लिए बनाए गए उसके मुताबिक उसका संचालन हो रहा है या नहीं। यानी अब सीएम सतर्क है और उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसी घटनाएं होंगी तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ यूपी नहीं, राजस्थान के जयपुर में भी कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई की गई। बिल्डिंग में सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। फायर सिस्टम समेत तमाम सुरक्षा मानकों को जांचा परखा गया। फायर एनओसी, यूडी टैक्स जमा नहीं करने और बिल्डिंग परमिशन नहीं होने के चलते गुरु कृपा कोचिंग संस्थान को सीज कर दिया गया। कलाम इंस्टीट्यूट में भी एक कक्ष में 700 जो छात्र हैं वो उनकी संख्या से ज़्यादा बैठे थे। इसके बाद महापौर जो निरीक्षण करने गई थी वो नाराज हो गई और कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो तस्वीरें आपके सामने हैं जब खुद महापौर अलग अलग कोचिंग संस्थान में जा रही थी, छापेमारी करने के लिए देख रही थी, निगरानी कर रही थी। सीएलसी इंस्टीट्यूट में फायर इक्विपमेंट अपडेट करने का निर्देश दिया। देखिए, मुख्यतः जिस तरह ये बहुत छोटा सा एरिया है और इसके अंदर 600 बच्चे पढ़ रहे हैं और 600 बच्चों के अकॉर्डिंग कक्षा में जो स्पेस होना चाहिए वो पूरा है या नहीं है। फायर एनओसी है वो इनके पास में नहीं है, फायर सिस्टम है वो नहीं चल रहा है, जो पंप है वो भी उनका स्टार्ट नहीं हो रहा है, अलार्म इनका चल नहीं रहा है। इसके साथ में बिल्डिंग परमिशन ये दिखा नहीं रहे हैं अभी
अभी ये कह रहे हैं रास्ते में आ रहा है, तो उसका भी इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे इनके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि बिल्डिंग परमिशन भी इनके पास में नहीं है, क्योंकि बच्चे जहाँ 600 बच्चे मतलब हमारे देश का भविष्य जहाँ पढ़ रहा है, वो सुरक्षित होना चाहिए। उनमें किसी भी तरह की लापरवाही है, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो जयपुर में महापौर लगातार कोचिंग का निरीक्षण कर रही थी और इंडिया डेली के संवाददाता दीपक चावला ग्राउंड जीरो पर थे। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। है कलाम और इसको जो है सीज की जो है कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरों में आप देखेंगे जयपुर का गोपालपुरा क्षेत्र है, जहां पर सबसे ज़्यादा कोचिंग संस्था है। लगभग डेढ़ से 2 लाख बच्चे जो है यहाँ पर आते हैं और पूरे राजस्थान से बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से एक ही हॉल के अंदर लगभग 700 बच्चों को रखा हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। भविष्य में अगर कोई घटना घट जाए तो जवाबदेही किसकी होगी। और इसके साथ ही कलाम इंस्टीट्यूट के साथ ही ये जो कोचिंग संस्था है गुरु कृपा, इसको भी यहाँ पर जो है सीज कर दिया गया है। मेरे सहयोगी गोविंदा आपको वो जो ताला है और जो उस पर नोटिस बोर्ड है वो आपको जो है दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है नगर निगम ने सीज कर दिया है, ताला लगा दिया गया है। हालांकि इस सीज की कार्रवाई से बच्चों को ज़रूर यहाँ पर नुकसान होगा। कुछ बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, हो सकता है 2-3 दिन जो है उनका नुकसान होगा, उनकी क्लासेस नहीं चलेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर लापरवाही ये पाई गई कि यहाँ पर जो है फायर एनओसी नहीं थी, इसके साथ ही यूडी टैक्स यहाँ पर जमा नहीं था। तो ऐसे आज नगर निगम की टीम पूरे गोपालपुरा में कार्रवाई कर रही है और माना जा सकता है कि अगले कुछ दिनों भी ये कार्रवाई जो है जारी रहने वाली है। सहयोगी गोविंदा के साथ दीपक चावला, इंडिया डेली, जयपुर।